नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 22 अगस्त। और आज ज़्यादा आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है डिस्कस करने को। ब्रिक्स को लेकर के एक आर्टिकल है, लेकिन ब्रिक्स को हम लोग जो है अपने कल के आर्टिकल में यानी 21 अगस्त के आर्टिकल में ही इतना काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई एस्पेक्ट ऐसा रहा नहीं है कि आज जो है कुछ नया आया हो। तो उसके बारे में, लेकिन हालांकि पॉइंट वाइज हमने उसको कन्वर्ट किया है, तो लास्ट में आप एक बार हेडिंग देख लीजिएगा। और सऊदी अरब और यूएई के रिलेशन को लेकर के एक आर्टिकल है। तो वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो है आपको समझ होनी चाहिए इतनी कि कौन से क्षेत्र में क्या चल रहा है। तो सऊदी अरब और यूएई, ये दो जो देश हैं वो मिडिल ईस्ट रीजन के काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्री हैं। और इम्पॉर्टेंट कंट्री क्यों है? चूँकि पहले दोनों जो है साझेदार की भूमिका में थे काफ़ी लंबे समय तक, और इनकी साझेदारी जो है वो पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी। लेकिन 2017 के बाद से इनके रिश्तों में एक दरार सी दिखाई देती है। और उस दरार के बाद जो मिडिल ईस्ट क्षेत्र की राजनीति है, मध्य पूर्व एशिया की जो राजनीति है, उसमें बड़े परिवर्तन आए हैं। और वो बड़े परिवर्तन क्या हैं और कैसे इनके संबंधों में दरार आई और किस तरह का सहयोग जो है ये लोग आपस में कर रहे थे, इन सारी चीज़ों पे एक निगाह देख लेते हैं जल्दी से। तो और ये दरार क्लियर मीन्स आई है, दुनिया को पता तो था, लेकिन ओपन अभी जो है जुलाई के बीच में एक जगह पर जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, नाम है उनका मोहम्मद बिन सलमान, और यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन जायद। तो ध्यान रखिएगा आप, यहाँ आर्टिकल में जो है राइटर ने मोहम्मद बिन सलमान के लिए MBS और जो मोहम्मद बिन जायद हैं उनके लिए MBZ भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये जो मोहम्मद बिन सलमान है MBS हैं सऊदी अरब के, तो सऊदी अरब के MBS ने जो है एक सऊदी जर्नलिस्ट को ये बोला कि यूएई ने जो है हमारी पीठ में छुरा मार दिया है, ठीक है, और जो इन्होंने किया है इनको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया, और उन्होंने साथ में ये कहा कि कतर के साथ जो हमने किया हम उससे भी बुरा करेंगे यूएई के साथ। तो उनके इस खतरनाक बयान से जो है ये साफ हो गया कि यूएई के साथ काफ़ी मतलब कह सकते हैं तनावपूर्ण संबंध जो हैं सऊदी अरब के इस समय चल रहे हैं। इस हालात तक मामला पहुंचा कैसे, एक नज़र ये देख लीजिए, और क्या प्रभाव पड़ा है इसका। तो ये माना जा रहा है कि ये नाराज़गी शायद सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनकी इसलिए है कि जो गल्फ़ कोऑपरेशन है, तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के समिट में यूएई के प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं रहे, जहाँ पर जो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ में मीटिंग में उपस्थित रहना था। तो इसको लेकर के जो है उन्हें कहीं ना कहीं नाराज़गी रही। कुल मिलाकर के अब शुरुआत करते हैं। जो मोहम्मद बिन सलमान हैं MBS जो हैं, इनकी जो स्टेज है एक तरीके से, जो पॉलिटिकल स्टेज थी सऊदी अरब की, उसमें एंट्री होती है 2015 में, जब इनके पिताजी ने जो है एक्सेशन लिया सत्ता जब इन्हें उनके पिताजी को मिली। और कहते हैं कि 2015 से जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनके लिए मेंटर के तौर पे काम कर रहे थे यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद। लेकिन कुछ समय तक दोनों देशों मीन्स जो संबंध है वो काफ़ी एज ए स्ट्रेटजिक पार्टनर दिखाई दिए। जैसे कि कई सारी चीज़ें जो है उनके बीच में कॉमन थी। कौन कौन सी चीज़ें कॉमन थी? जैसे जो यमन वॉर था, तो यमन में 8 साल तक सऊदी अरब ने लगातार युद्ध लड़ा है, और स्टार्टिंग में जो है यमन वॉर में यूएई जो है वो बड़ा अच्छा खासा पार्टनर था सऊदी अरब का। इसके अलावा मिस्र हो तो मिस्र में जो फ़तेह अल सीसी थे उनकी गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने में दोनों देशों का आपस में काफ़ी पारस्परिक सहयोग रहा। ईरान को लेकर के दोनों देशों का दृष्टिकोण जो है वो समान था, इसे जो है क्षेत्रीय खतरे के तौर पर स्वीकार करते थे दोनों देश। इसके अलावा जो मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन है, उस मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन को दोनों ही देश जो है नापसंद करते थे। इसके अलावा कतर के ऊपर जब प्रतिबंध लगाए गए तो कतर के ऊपर प्रतिबंध भी दोनों देशों ने साझा रूप से, संयुक्त रूप से लगाए। फिर उसके बाद में जो सूडान है, तो सूडान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दमन करने में भी 2019 में दोनों देशों ने काफ़ी अच्छी खासी भूमिका निभाई। कुल मिलाकर के जो वहाँ के सिविलियन प्राइम मिनिस्टर थे उनके अगेंस्ट जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनको बैकअप दे करके दोनों देशों ने, तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छी गहरी साझेदारी दिखाई दे रही थी इन दोनों देशों के बीच में। और इसी में ओपेक प्लस जो है, ओपेक प्लस ने एक बार यूएई से ये मतलब जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको कम करने की डिमांड रखी, और कहते हैं कि यूएई ने बुरी तरीके से 2017 में इस मांग को
सीधा सीधा खारिज कर दिया। उल्टा यूएई की राजधानी है आबू धाबी, तो आबू धाबी ने जो है इन्वेस्ट करना जारी रखा। बहुत ही मेजर तरीके से जो है मैक्सिमम एक्सटेंट तक जो है इन्वेस्टमेंट किया उसमें, और अपने ऑयल प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाया। और यहाँ से दोनों देशों के रिश्तों में जो है दरार आना शुरू हुई। और उसके बाद आप देख सकते हैं यूएई ने फिर क्या किया, जहाँ जहाँ कोऑपरेशन था वहाँ वहाँ से हाथ खींच लिया। यमन में जो वॉर चल रहा था उसमें जो पार्टनरशिप थी, जो 2019 में यमन से अपने सैनिक हटा लिए यूएई ने, है ना। इसके अलावा और सैनिक तो हटा ही हटाए, साथ ही साथ में एक अलगाववादी मूवमेंट और चला दिया वहाँ दक्षिणी यमन में, और दक्षिणी यमन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया लगातार अभी तक। अभी भी देखिए जो बातचीत चल रही है वहाँ चाइना के मीडिएशन के थ्रू, कुछ समय पहले हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, तो चाइना के मीडिएशन के थ्रू जो है सऊदी अरब और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है, क्योंकि यमन में हौती विद्रोहियों के साथ में काफ़ी लंबे समय तक जो है लड़ाई लड़नी पड़ी है सऊदी अरब को। और हौती विद्रोहियों को माना जाता है कि ये ईरान के प्रॉक्सी हैं, मींस ईरान जो है वो इनको कहीं ना कहीं समर्थन करता आ रहा है। तो सऊदी अरब ईरान की बातचीत जब चाइना ने मीडिएशन करके कराई है, तो उस समय जो है इनका समर्थित एक संगठन है वहाँ यूएई का समर्थित, तो यूएई का जो समर्थित संगठन है वो भी काफ़ी चुनौती भरा मतलब माहौल एक तरीके से बना रहा पीस प्रोसेस में, ये महाराज भी जो है शामिल हैं। इसके अलावा जो लोकल फाइटर्स हैं वहाँ के, उनको भी स्वतंत्रता के लिए मींस अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में यूएई का पूरा पूरा हाथ रहा है। इसके अलावा सोकोत्रा आइलैंड जो है गल्फ़ ऑफ अदन का, ये मिडिल ईस्ट एशिया का आप एक बार मैप देख लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें प्रयास कर रहे थे शामिल करने का, लेकिन मैप जो उस तरह का मिल नहीं रहा था कि जिसमें ये सारी चीज़ें देखी जा सकती। तो आप जो है अपनी ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस वगैरह या वर्ल्ड का मैप जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसको एक बार ज़रूर मिडिल ईस्ट का मैप आप निकाल के देखिए। तो जो गल्फ़ ऑफ अदन है यमन के वहाँ नीचे ही आपको मिल जाएंगे सोकोत्रा आइलैंड। तो सोकोत्रा आइलैंड हो, यमन के जो पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स को मीन्स कुछ पोर्ट जो है उन पर नियंत्रण लिया है इन्होंने, या फिर बाबल मैंडेब एक स्ट्रेट है, ठीक है, तो ये जलसंधि जो है बाबल मैंडेब की, तो इस बाबल मैंडेब जलसंधि के मुहाने पर एक आइलैंड है पेरिम आइलैंड, इसको भी जो है अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसके अलावा जो अफ्रीका का इरिट्रिया है, सोमालीलैंड है, इसमें अपनी जो है सैन्य बेस स्थापित कर लिए हैं। और इस तरीके से यूएई ने अपना एक अनअसेलेबल नेटवर्क मीन्स ऐसा नेटवर्क बनाया है जिसको एक तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता किसी तरह से, काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना दिया है। और ये स्ट्रेटजिक नेटवर्क जो है क्या करता है, लिंक्स द गल्फ विद द रेड सी एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो रेड सी और गल्फ को जोड़ने वाला जो रास्ता है उसको एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा कवर अप कर लिया है इन्होंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ में। ये इसीलिए हमने आपको बोला कि आप एक बार मैप निकाल के ज़रूर देखिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब जो सींग जैसा हिस्सा निकला हुआ है अफ्रीका का, तो वहाँ पे ये सोमाली लैंड में जैसे इन्होंने बेस बनाया है ना, तो सोमालिया जो है उसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। आप इसको गौर से देखेंगे तो ठीक है। तो आपको क्या क्या देखना है, गल्फ ऑफ अदन देखना है, सोकोत्रा आइलैंड देखना है, रेड सी देखना है, स्ट्रेट ऑफ बॉब एल मैंडेब देखनी है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखना है। एटलीस्ट कम से कम आप जो है इतना तो देख ही लेंगे। चूँकि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की बात कर रहे हैं तो पर्शियन गल्फ़ भी एक बार आप लोग जो है निगाह दे करके देख लीजिएगा। वैसे हमने बता दिया ये रेड सी से ले करके और पर्शियन गल्फ़ के बीच में ही मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पड़ते हैं, ठीक है। तो रेड सी और पर्शियन गल्फ़ दोनों के बीच में टोटल ये कंट्रीज़ पड़ेंगे। आप इस यहाँ तक के मैप को देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। हालांकि ये जो पेरिम आइलैंड है, ये पेरिम आइलैंड आपको मैप में वहाँ देखने को मिलेगा नहीं, संभवतः हो सकता है कि नए मैप में कहीं जो है पेरिम आइलैंड को दे दिया हो, पहले के मैप्स में जो है पेरिम आइलैंड देखने में नहीं मिलता था। इसके अलावा अरब देशों का और इज़राइल का संघर्ष आपको पहले भी काफ़ी एडिटोरियल्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अरब इज़राइल संघर्ष में जो लीग ऑफ अरब है, तो लीग ऑफ अरब के देशों ने काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चलता चला आ रहा है। मीन्स 1948 से जो है इज़राइल के साथ संघर्ष की स्थिति है, और धीरे धीरे करके इज़राइल के संबंध नॉर्मलाइज हो रहे हैं देशों के साथ में। तो अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू इज़राइल के साथ अपने संबंधों को यूएई ने नॉर्मल कर लिया। सऊदी अरब जो है
वो तब से 1948 से आज तक झगड़ा करते ही चला आ रहा है। हालांकि यूएसए जो है वो सऊदी अरब के साथ कहीं ना कहीं प्रयास करता रहता है कि इजराइल के संबंध नॉर्मल हो जाएं। तो यूएई ने इजराइल के साथ भी अपने संबंधों को नॉर्मल कर लिया। और इतना ही नहीं, वो ईरान जिसे दोनों लोग रीजनल थ्रेट के तौर पर देखते थे, उस ईरान के साथ अपने एक अलग कह सकते हैं कि अलग लेवल पर जो है कम्युनिकेशन भी ईरान के साथ जारी किया हुआ था। कुल मिला करके सऊदी अरब की स्थिति ऐसी हो गई जैसे नहीं दोस्त दोस्त ना रहा वाली होती है। तो दोस्त दोस्त नहीं रहा सऊदी अरब के लिए, और सऊदी अरब का दिल टूट गया। तो सऊदी अरब का दिल जो टूटा है, तो उसके क्या क्या असर दिखाई दिए हैं मिडिल ईस्ट में, आप ये देखिए। सऊदी अरब ने सोचा कि भाई क्या दोस्त छोड़ के चला ही गया और हम अकेले जूझ रहे हैं यमन में। तो 8 साल जो है सऊदी अरब लगातार युद्ध लड़ता रहा यमन में। और कहते हैं कि किंगडम जो है, किंगडम मतलब सऊदी अरब, किंगडम ऑल्सो एक्सपीरियंस सेटबैक्स इन सीरिया। सीरिया में भी जो है नुकसान की स्थिति महसूस की सऊदी अरब ने। वहाँ पर जो है रशियन इंटरवेंशन हुआ 2015 में, और जो असद गवर्नमेंट थी वहाँ पर उसको गिरने से बचाने का प्रयास किया रशिया ने। तो सऊदी अरब वहाँ भी बेचारा उलझ के रह गया। और ईरान के मामले में भी यूएई जो है दोस्ती करने, मतलब अपना जो कम्युनिकेशन चैनल है ईरान के साथ यूएई ने खोल के रखा, और ये चीज़ जो है संभाल नहीं पाया। दिस पार्लस सिनेरियो इनकरेज सऊदी अरब टू परस्यू डी एस्केलेशन एंड डायलॉग इन द रीजन। कुल मिलाकर के सऊदी अरब ने सोचा कि भैया हम काहे लड़ते रहें, जब सब सब अपने अपने मज़े कर ही रहे हैं, हमारा दोस्त बेवफा हो गया, तो अब हम भी जो है भाई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बातचीत होगी। तो इन्होंने भी लड़ाई झगड़े छोड़ के बातचीत का रास्ता अपना लिया। और उसी का असर ये था कि जो 8 साल से युद्ध लड़ रहे थे यमन में, तो छोड़ के चाइना के मीडिएशन के थ्रू ईरान के साथ बातचीत करके रिश्ते नॉर्मल करने का प्रयास करने लगे। उधर यूएसए जो इजराइल के साथ संबंध नॉर्मल कराने के लिए सऊदी अरब के साथ लगा हुआ है, तो उसमें भी सऊदी अरब ने मना नहीं किया कि भैया हम इजराइल के साथ नॉर्मल नहीं करेंगे अपने संबंध। सऊदी अरब को यूएसए से बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट हो गए, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के एश्योरेंस हो गए, या फर्दर और भी अलग अलग स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में जो है कोऑपरेशन हो गया। तो इस तरीके की कुछ पूर्व शर्तें जो है वो सऊदी अरब ने यूएसए के सामने रख दी हैं कि हमें भाई साहब ये सब बातें आप मानिए, हम इजराइल के साथ भी संबंध नॉर्मल करने को तैयार हैं। उधर ईरान के साथ जो है चाइना के मीडिएशन से संबंध नॉर्मल करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर के सऊदी अरब और यूएई के बीच में मिडिल ईस्ट रीजन में लीडर बनने की होड़ लगी हुई है। क्योंकि सऊदी अरब जो है वो एकदम आप देखेंगे मिडिल ईस्ट के मैप में जब, तो काफ़ी बड़ा और एकदम बीचों बीच में है, और बिल्कुल सेंटर, लोकेशन भी सेंटर है। और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस पॉलिटिकल सिचुएशन में इनकी कंडीशन भी जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि सेंटर स्टेज में ही है, अभी तक जो है लीडर की भूमिका में ही रहे हैं। तो ये नहीं चाहते कि ये लड़ाइयाँ करते करते, झगड़ों में फंसे फंसे, सबके साथ दुश्मनी निभाते निभाते अपनी जो पॉलिटिकल हेजमनी है, यानी जो पॉलिटिकल लीडरशिप की उनकी कैपेसिटी है या जो सिचुएशन है, पोजीशन है, उसको खो बैठें। और यूएई जो है वो धीरे धीरे करके उस क्षेत्र में अपनी स्थिति को, चाहे मैरीटाइम बाउंड्रीज़ को लेकर के हो, चाहे पूरे रीजन में पॉलिटिकली जो रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर के हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के हो, बेटर करता चला जा रहा है। तो बस भाई इतना छोटा सा यूएई और इतना बड़ा सा सऊदी अरब, और स्थिति पूरी उलट होती चली जा रही है। राइटर इस बारे में भी लिखते हैं कि यूएई साइज में भले ही छोटा है, लेकिन उसने अपने विज़न के थ्रू, अपने विज़न और अपने जो स्टेप्स उसने उठाए हैं और जिस समय पे उठाए हैं, तो वो समय, विज़न और स्टेप्स, ये तीनों चीज़ें मिल करके उसके छोटे साइज़ को बहुत बड़ा बना देती हैं। साइज़ तो बड़ा नहीं हो जाता है, लेकिन उसका जो रोल है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, या फिर जो है मिडिल ईस्ट एशिया के पॉलिटिकल सिनेरियो में, दोनों ही तरीके से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा यूएई ने कतर के साथ भी प्रतिबंध लगाते समय तो जो है पूरा जोरदारी से दोनों लोन लगाए थे, बाद में कतर के साथ भी जो है अपना रिश्ते को थोड़ा सा नॉर्मलाइज रखा, मीन्स बहुत ज़्यादा उथल पुथल या कठोर बर्ताव नहीं रखा। तो ये सारी चीज़ें जो है
समस्याएं बन करके उभरी। कुल मिलाकर के सऊदी अरब ने एक तो बातचीत शुरू कर ली, दूसरा क्या कि जो अरब लीग है उस अरब लीग में सीरिया के रीएडमिशन को भी, उसकी भी प्रक्रिया शुरू कर दी कि सीरिया को वापस से जो है अरब लीग में शामिल कर लिया जाए। मतलब कुल मिलाकर के आप समझेंगे तो ये है कि सऊदी अरब ने भी अब धीरे धीरे करके बातचीत का रास्ता अपना लिया है और सबके साथ अपने संबंधों को नॉर्मल कर रहे हैं। किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा करके अपने आप को और ज़्यादा पीछे नहीं ले जाना चाहते हैं। और इस तरीके से दोनों ही राष्ट्रों के बीच में समान क्षेत्रों को लेकर के ही कंपटीशन जो है वो दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपटीशन दिखाई दे रहा है तो ग्लोबल बिजनेस में हो, टूरिज़्म में हो, फाइनेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, तो ये सारी चीज़ें, या फिर जैसे मान लीजिए कि रीजनल ट्रेड को लेकर के, तो दोनों ही देशों के बीच में इन क्षेत्रों को लेकर के कंपटीशन की स्थिति बनी हुई है। पर फिर भी अभी वर्तमान समय तक जो है सऊदी अरब जो है वो डोमिनेंट प्लेयर है और डोमिनेंट प्लेयर के रूप में ही बना रहेगा। और लेकिन यूएई ने अपनी स्थिति को फिर भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लिया है। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन के बजाय कंपटीशन जो है वो ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। और स्थिति क्या है, तो स्थिति ये है कि सऊदी अरब ये नहीं चाहता कि उसकी जो हेजमनी चली आ रही है इतने सालों से वो चली जाए, और यूएई ये चाहता है कि इनकी जो हेजमनी इतने सालों से चली आ रही है वो चली जाए या न चली जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन हमारी हेजमनी जो है वो किसी तरीके से स्थापित हो जाए। तो ये था आज का आर्टिकल। आज की डिस्कशन में बस इतना ही है। और ब्रिक्स में को लेकर के जो आर्टिकल है तो उसको लेकर के उसको पॉइंट वाइज कुछ कन्वर्ट कर दिया है, तो उसको भी एक निगाह देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हम लोग पहले ब्रिक्स पे कर चुके हैं। एक मिनट रुकिए, ये देखिए, ब्रिक्स टेस्ट फॉर इंडियाज़ मल्टीपोलैरिटी रेटोरिक, मीन्स जो मल्टीपोलैरिटी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहिए ऐसा भारत का कहना रहता है ना, तो उसमें जो है ब्रिक्स में बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा एक तरह से भारत को। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे होंगे कि ये पाइवोटल मोमेंट है फॉर इंडियन डिप्लोमेसी एंड ऑफर्स अ ग्लिम्स इनटू फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स। ब्रिक्स की बात करें तो अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स अलायंस है ना। आप देख ही रहे होंगे इसमें जो है रशिया, ब्राज़ील, चाइना, इस तरीके के जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने वाले कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल हैं। और यूनाइटेड नेशन सिस्टम में जो सुधार नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से बहुत सारे देश जो है वो ब्रिक्स की तरफ अब आँखें उठा के मतलब शामिल होना चाहते हैं उसमें कुल मिलाकर के। और अगर G7 की बात करें या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इन दोनों की अपेक्षा जो है व्यापक प्रतिनिधित्व तो आपको जो है ब्रिक्स में देखने को मिल जाएगा। G20 केवल एक ऐसा है जिससे जो है ब्रिक्स थोड़ा पीछे नज़र आता है, और G20 जो है वेस्टर्न पावर से डोमिनेटेड है, जबकि ब्रिक्स की आप कंडीशन समझ रहे होंगे वो वेस्टर्न पावर से डोमिनेटेड नहीं है, वो SCO वाली कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग पहले भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एंटी वेस्टर्न स्लॉट टाइप के हो गए हैं। ठीक है, तो एंटी वेस्टर्न स्लैंट मतलब एक तरीके से ऐसी विचारधारा टाइप का आप कह सकते हो। ठीक है ना, कि किसी एक विशेष दृष्टिकोण वाली विचारधारा, उसको स्लैंट कहते हैं। तो एंटी वेस्टर्न स्लैंट जो है वो ब्रिक्स के तौर पे है। तो ग्लोबल गवर्नेंस की जो इम्परफेक्शन है, मीन्स कुल मिलाकर के जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बने हुए हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, UN हो, सारी जगहों पे जो है पश्चिमी देशों का प्रभुत्व ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये जो इम्परफेक्शन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस है इसने कहीं ना कहीं बाकी जो दुनिया के देश हैं उनको आगे मतलब ब्रिक्स में शामिल होने के लिए उकसाया है एक तरीके से, या फिर उनको जो है प्रेरणा सी मिली है कि हम जो है भाई ब्रिक्स की तरफ चलें, वही ठीक है। और इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है इस माहौल में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। और कॉम्प्लेक्स कैसे हो गई है तो इस चीज़ को आप थोड़ा पॉइंट वाइज मैनर में देख लीजिए कि जैसे ब्रिक्स है, संघाई का और कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बने क्यों, तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो पीरियड है यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय जो है वहाँ पर जो संगठन बनाए गए उसके बाद तो उनमें एक तरीके से अनडेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को इस्तेमाल किया गया। तो उस अनडेमोक्रेटिक जो प्रोसेस थे उनको एड्रेस करने के लिए भारत को ब्रिक्स और SCO जैसे संगठनों में रहना भारत को पड़ेगा ही। ठीक है, भारत नहीं रहेगा तो फिर तो एक पक्षी हो गया भारत, जो कहता रहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए,
तो मल्टीपोलैरिटी के अगेंस्ट हो जाएगा अगर यहाँ नहीं रहता है। लेकिन चाइना के साथ, चाइना की उपस्थिति है चूंकि हर जगह, और चाइना की उपस्थिति, तो चाइना अपने प्रभुत्व को लगातार विश्व में बढ़ाता जा रहा है। अब जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा, जैसे एससीओ में अभी ईरान शामिल हो ही गया, तो जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा कंट्रीज़ का, मींस जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका, एससीओ का एक्सपेंशन हो या ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो, तो चाइना की हेजमनी लगातार बढ़ती जाएगी। ये भी अपने आप में भारत के लिए जो है एक चुनौती है। इसके बारे में हम लोग जो है काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के इस स्थिति में भारत की सिचुएशन ऐसे हो गई है कि भारत जो है एक ग्रे जियोपॉलिटिकल एरिया में खड़ा है, जहाँ क्लैरिटी नहीं है कि इधर है कि उधर है, और हो भी नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में भारत, राइटर कहते हैं कि या तो जो है ब्रिज की तरह काम कर सकता है, या फिर जो है भारत कैजुअल्टी ऑफ इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल राइवलरीज बन जाएगा। कैजुअल्टी ऑफ मतलब ये कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का वाली कहानी, न इधर का न उधर का, दोनों तरफ से ना मारा जाए, ये कहना चाहते हैं राइटर। ये कहावत को कहावत की तरह ही लीजिएगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर के जो इसका भाव है वो समझना है, ठीक है, शब्दों पे मत जाइएगा। कुल मिलाकर के द पेरिल ऑफ कंपीटिंग ब्लॉक्स का मतलब, ये जो कंपीटिंग ब्लॉक्स हैं इनके क्या खतरे हैं, तो ब्लॉक से खतरे के तौर पे आप देख ही रहे होंगे कि ये जो पॉलिटिकल ब्लॉक्स हैं, तो इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस हो या मल्टीपोलैरिटी हो, इंडिया हमेशा से इसको प्रमोट ही करता चला आ रहा है। तो प्रमोट करता चला आ रहा है, तो भारत अगर अब मान लीजिए कि हटता है इन चीज़ों से या एक तरफ किसी एक पक्ष की तरफ जाता है, तो ये भारत का अपना जो काफ़ी लंबे समय से एक सैद्धांतिक पक्ष चला आ रहा है, वो सैद्धांतिक पक्ष जो है लगातार कमज़ोर हो जाएगा। कुल मिलाकर के ऑथर ये कहते हैं कि भारत को हटना नहीं चाहिए, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलन की स्थिति में बने रह करके ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठाते रहना चाहिए। ये कंक्लूजन जो है देख लीजिए एक बार, आर्टिकल से ही निकाला है। एज इंडिया टेक्स सेंटर स्टेज एट द ब्रिक्स समिट, इट फेसेस ए डॉन्टिंग टास्क। डॉन्टिंग मीन्स कठिन काम है ये, ठीक है। द चॉइसेस इट मेक्स विल नॉट ओनली इन्फ्लुएंस इट्स ओन जियोपॉलिटिकल पाथ। अगर जो भी चुनेगा भारत, वो केवल इसी के जियोपॉलिटिकल पाथ को नहीं प्रभावित करने वाला है, ठीक है। मीन्स कुल मिला के अगर वेस्टर्न की तरफ चला गया तो दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभरेगा। अगर जो है इन लोगों के पक्ष में रहे, रशिया और चाइना के साइड वाले पे, तो एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर उभरेगा। और अगर दोनों में से किसी तरफ ना जाकर के न्यूट्रल रहे, ग्लोबल साउथ को केवल अपने साथ लिया रहे, तो एक नए तरीके का ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर उभरेगा। जैसे कि आपको पता है नैम का जब गठन किया गया था तो तीसरा पक्ष ही था, उस समय भी विश्व जो है द्विध्रुवी था। तो भारत के लिए कोई ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत के लिए चुनना जो है कोई बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। बड़ा सीधी सी बात है, हम हमेशा से नैम के साथ थे, और जो भी भारतीय संस्कृति रही है, भारतीय विरासत रही है, जो हमारी विदेश नीति रही है, उस विदेश नीति के अनुसार अभी तक के जो निर्णय रहे हैं, उससे सामान्य तौर पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत दोनों में से किसी गुट के साथ शामिल होना नहीं अपनाएगा। बाकी तो समय की बात है और राजनीति की बात है कि कैसा समय आता है और कैसा जो है भारत के राष्ट्रीय हित जो हैं वो भारत को आगे परसुएट करते हैं कि किस तरीके के कदम उठाए जाएं। तो आज की हमारी जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखी जाए, मतलब यहीं तक है ही। 2 ही आर्टिकल थे हमारे पास डिस्कस करने के लिए। और वीडियो जो है अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कर सकते हैं, आपके लिए उपयोगी है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका चैनल सब्सक्राइब करना जो है हमें काफ़ी खुशी देता है, हमें भी जो है काम करना फिर और ज़्यादा अच्छा लगता है। और कोई अगर आप मदद चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, nirmamsupath@gmail.com है। निर्मम सुपथ नाम की स्पेलिंग अगर आपको थोड़ा लगे तो चैनल के नाम से देख सकते हैं आप। और नंबर लेकिन उसमें कहीं नहीं है, nirmamsupath@gmail.com, केवल सिंपल ऐसे ईमेल आईडी है। और हमें कोई सुझाव देना चाहें तो हमें सुझाव देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।